सभी का स्वागत है एसएससी जीडी के श्रृंखला के अंतर्गत। अब आज हम हाजिर हैं अपने 28 नंबर के वीडियो के साथ। ठीक है, आशा है कि पुराने दिए गए कंटेंट आपको समझ में आ रहे होंगे और आप उनका लाभ उठा पा रहे होंगे। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने वीडियोस पर, देखें प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। जब निर्यात आयात से अधिक होता है, ठीक है, देखें निर्यात जो होता है, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है। जब मतलब निर्यात का मतलब होता है, देखिए आयात का मतलब होता है चीजों को मंगाना और निर्यात का मतलब होता है चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। जैसे हम यदि विदेशों से कोई सामान मंगाते हैं तो आयात हुआ, और भारत विदेशों को कोई सामान बेचता है तो ये निर्यात होता है। तो पूछ रहा है जब निर्यात आयात से अधिक होता है, निर्यात आयात से अधिक होता है मतलब हम ज्यादा मंगाते हैं, तो इसे की स्थिति के रूप में जाना जाता है। व्यापार घाटा होगा नहीं, तो क्या होगा, ये कहलाती है व्यापार अधिशेष। याद रखें, जब निर्यात आयात से अधिक होगा तो ऐसी स्थिति कहलाती है व्यापार अधिशेष। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, व्यापार अधिशेष। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले के रूप में जाना जाता था, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था। खेलो इंडिया, जीतो इंडिया नहीं, खेलो भारत नहीं, जीतो इंडिया यूथ गेम्स नहीं, तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। इनको शुरुआती समय में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखें, आपने पढ़ा होगा कि संसद होती है, पार्लियामेंट होता है संसद, और संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होता है लोकसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, जिस तरह देश के लिए संसद होती है उसी तरह राज्यों में होता है राज्य विधान मंडल, को कहा जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधान मंडल के भी सेम 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद, और तीसरा होता है राज्यपाल। क्लियर है कि नहीं, क्या होता है राज्यपाल। याद रखें, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज होती है 25, के लिए 30 और इसके लिए 35। विधानसभा में सेम स्थिति होगी, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। ठीक है कि नहीं। ठीक है, दूसरी बात, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। ठीक है, लोअर हाउस है लोकसभा निम्न सदन। जो काम भारत के लिए लोकसभा करेगी वही काम राज्यों में करती है विधानसभा। तो विधानसभा में भी आम जनता चुनाव में भाग लेती है, इसीलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा, इसको उच्च सदन कहा जाता है, अपर हाउस, उच्च सदन कहा जाता है। इसी तरह राज्यों में विधान परिषद को भी अपर हाउस यानी उच्च सदन कहा जाता है। इसके चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है। तो संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह आपका याद रखिए, संसद के अगर अंग कहे तो अंग तो 3 होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लेकिन संसद के सदन पूछे जाएं तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति कोई सदन नहीं होता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को क्यों यहाँ पर इंक्लूड किया गया है फिर, तो याद रखो, लोकसभा और राज्यसभा जो कानून बनाएगी उनको स्वीकृति देने का कार्य भारत का राष्ट्रपति करता है, इसीलिए राष्ट्रपति को तीसरे अंग के रूप में मान्यता दी गई। इस बात को भी आप याद रखें। इसमें प्रश्न था, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होती है। इसका न्यूनतम एज बनना है 25 वर्ष। और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव से बनते हैं लोक सांसद, और सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री को बना देते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। मतलब लोकसभा में जिसको जितना ज्यादा बहुमत होगा, जिसको जितना ज्यादा लोकसभा के जिनके सांसद आएंगे उन्हीं का बन जाता है प्रधानमंत्री। दूसरी बात, जिस तरह आपका विधानसभा होती है लोकसभा की, जैसे आपका विधानसभा होती है राज्यों में, तो विधानसभा से बनते हैं विधायक, और जिसके जितने ज्यादा विधायक, उसी का बनता है आपका चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री।
इसी तरह आपका इसीलिए जो मुख्यमंत्री होता है विधानसभा के बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है। ये बातों को भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? बर्मी या बर्मा? तो बर्मा को म्यांमार कहा जाता है, तो बर्मा आपका क्या है, म्यांमार, ठीक है। एक बात और याद रखें कि शुरुआती समय में बर्मा म्यांमार भारत का क्या था, अंग था। बर्मा म्यांमार को 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। तो यदि आपसे पूछे बर्मा को भारत से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत तो बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। इसको रंगून भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बर्मा म्यांमार भारत का अंग था, ये कैसे पता चला? तो याद करें 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति में जो 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर दूती, बहादुर शाह जफर दूती, इनको दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास से बंदी बनाया गया था। इनको 1857 की क्रांति में जब भाग लिया था इन्होंने, तो इनको दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास से बंदी बनाया गया था और इनको बर्मा रंगून की जेल में रखा गया था। बर्मा रंगून की जेल में रखा गया था। इसका मतलब है कि बर्मा म्यांमार पहले भारत का अंग था और वहीं पर 1862 में आपका बहादुर शाह जफर दूती की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही बड़े गजलकार थे और इन्होंने कहा जाता है कि पूरी जेल में इन्होंने क्या लिख डाली थी, गजलें लिख डाली थी बहादुर शाह जफर दूती, और ये अंतिम मुगल बादशाह थे। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखें अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया? तो 2022 में पूछ रहा है दिल्ली के मुख्य सचिव, तो दिल्ली के मुख्य सचिव बनाए गए थे नरेश कुमार। इसका राइट आंसर क्या होगा, नरेश कुमार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, ठीक है। देखें भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल में के अंतर्गत आता है? तो जो सर्दी का मौसम है आपका कब आता है, अक्टूबर से नवंबर आपका सर्दी का मौसम है। देखें अभी नवंबर चल रहा है, तो अक्टूबर से नवंबर आपका क्या है, शरद का मौसम आ रहा है, ठीक है। तो सर्दी आपका चल रही है, अक्टूबर से नवंबर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपका याद रखें विश्व रूपम फिल्म के लिए पूछा है राष्ट्रीय पुरस्कार किसके मिला था? ऑप्शन है अमाला अक्किनेनी, M.R. कृष्णमूर्ति, कलामंडलम गोपी और पंडित बिरजू महाराज। तो याद रखें किनको मिला था, पंडित बिरजू महाराज को मिला था। और पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है, और वो जो कथक है वो उत्तर भारत का लोक नृत्य है। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का आपका क्या है, लोक नृत्य। इन बातों को भी आप याद रखें, ठीक है। चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न, क्या कह रहा है, किसी भी क्षेत्र का दाब यानी प्रेशर एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो स्थान का अक्षांश और ऊंचाई और देशांतर, समुद्र से दूरी और अक्षांश और देशांतर और समुद्र से दूरी। तो पूछ रहा है किसी भी क्षेत्र का दाब यानी प्रेशर और पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो याद रखें स्थान का अक्षांश और ऊंचाई, जो स्थान जिस अक्षांश पर होगा और जिसकी हाइट जितनी ज्यादा होगी आपका क्या होगा, उसका दाब और पवन तंत्र उतना ही क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको कब हुई थी? 1885 में आपका A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने आपका क्या की थी, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। और याद रखें आपका देखें यहाँ 1885 है, 1900 अगर 80 की बात करें तो 1980 में कौन सी पार्टी बनी थी, बीजेपी बनी थी। तो बीजेपी की स्थापना कब हुई है, 1980। याद रखें 1800 से 100 साल आगे चले जाओ तो 1985 में 5 कम कर दो तो 80 में आपका कौन सी पार्टी बनी है, बीजेपी की स्थापना हुई, ठीक है। और देखें 1885 में कांग्रेस, A.O. ह्यूम। याद रखें जो कांग्रेस था
ये आपका इसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस एक क्या है, कांग्रेस सेफ्टी बॉल्ब है, कांग्रेस सेफ्टी बॉल्ब है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक ने आपका कांग्रेस को क्या कह दिया था, सेफ्टी बॉल्ब कहा था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि कांग्रेस जो था ये भारतीयों ने नहीं बनाया था। ये बात सही भी है, कांग्रेस की स्थापना भारतीयों ने नहीं की थी, कांग्रेस की स्थापना करवाई थी डफरिन ने। तो इसके ऊपर आरोप लगाए थे बाल गंगाधर तिलक ने, ये भारतीयों ने नहीं दिया था, डफरिन के दिमाग की उपज थी। डफरिन भारतीयों के दिमाग में क्या क्या चल रहा है ये सब जानने के लिए कांग्रेस बनाया था। जैसे हम लोगों के बीच से कोई भी एक व्यक्ति नेता बनने लगे तो भाई देश के अंदर या किसी समाज में किसी राज्य में क्या चल रहा है इसको जानने के लिए एक ऐसा मंच अंग्रेजों को चाहिए था जो भारतीयों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है ये बता सके। तो इसके लिए लॉर्ड डफरिन ने कहा कि इन्हीं लोगों के बीच में एक ऐसा मंच तैयार कर देते हैं जिससे जो लोग हमारा विरोध करेंगे वो खुद मंच पे आके खड़े होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, विरोधी है। इसीलिए कांग्रेस को बनाया गया था और इसीलिए कांग्रेस को क्या कहा गया था, सेफ्टी बॉल्ब कहा गया था। जिस प्रकार प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा ऊपर बॉल्ब लगा रहता है और प्रेशर कुकर का जो बल्ब होता है तो आपका क्या है, जब गैस ज्यादा हो जाती है तो क्या है आपका ऊपर सीटी निकलने लगती है ताकि पता चल जाता है। तो इसी तरह कांग्रेस भी था। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखें क्या कह रहा है। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया था? तो कंपनी संशोधन विधेयक को किसके द्वारा पेश किया गया था? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा पेश किया गया था कंपनी संशोधन। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। अनुच्छेद से अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनः निर्वाचन की विधि एवं महाभियोग का वर्णन किया गया है। याद रखें आपका ये 52 से लेकर के 62 तक चलता है। देखें भारत के राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति का मतलब है जितने भी सारे लोगों की नियुक्तियां भारत का राष्ट्रपति करता है वो कहलाती है कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल 53 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, आर्टिकल 54 में है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही साथ नवीन व्यवस्था के अनुसार दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक बात और याद रखें, जो दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं, दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं, ये 70वां संविधान संशोधन है। कौन सा नंबर? 70वां संविधान संशोधन है। जबकि इसके एक पहले बढ़ेंगे 69 यानी 69वां संविधान संशोधन, 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। तो 69 और 70 याद रखें। 69 जो संविधान संशोधन था उसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था। जबकि आर्टिकल 70वां जो 70वां संविधान संशोधन है, तो 70वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, आपका जो दिल्ली पुदुचेरी के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उसको किया गया था। 55 में राष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन ही है कि भाई कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का इलेक्शन एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसी तरह आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का क्या है, कार्यकाल का उल्लेख किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है। कब से? शपथ ग्रहण की तिथि से। इसी तरह आर्टिकल 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन। पुनः निर्वाचन का मतलब है कि आपका कौन, भारत का राष्ट्रपति आपका क्या होगा, कभी भी पुनः निर्वाचित हो सकता है। मतलब एक व्यक्ति चाहे जितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ये है पुनः निर्वाचन। इसी तरह आर्टिकल 58 में क्या है, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति के लिए क्या है, योग्यताएं हैं कि भाई कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन पाएगा, तो भारत का नागरिक हो, उसके आयु 35 वर्ष हो और वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। 59 में राष्ट्रपति के लिए क्या है, अन्य शर्तें हैं, राष्ट्रपति के लिए अन्य शर्तें हैं। इसी तरह आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, इम्पीचमेंट, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इन बातों को भी आप याद रखें। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भगवान महावीर ने की आयु में अपना घर छोड़ दिया था, ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए थे। तो याद रखें, जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और इन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था, और इन्हें 12 वर्षों बाद अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिक के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी ने आपका घर छोड़ा, आपका 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था। जबकि याद रखें, यदि आपसे गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाए तो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था, और उन्हें 6 वर्षों के बाद अर्थात 35 वर्ष की अवस्था में आपका निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी आप याद रखें। ठीक है, देखें अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? जूल का नियम, हुक का नियम, फैराडे का नियम और कूलाम का नियम। कौन सा नियम है? जूल का नियम है। ठीक है, जूल के नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। तो पहला प्रश्न तो यही है कि ड्री आपका कहाँ का उत्सव है? तो जो ड्री है वो कहाँ का उत्सव है? अरुणाचल प्रदेश का। और कैसा उत्सव है? ये कृषि उत्सव है। ये किस महीने में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है जून, मई, जुलाई और अगस्त। तो याद रखें, जो ड्री है ये कब मनाया जाता है? जुलाई के अंतर्गत मनाया जाने वाला है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखें, आपका केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को से अलग किया जाता है। तो याद रखें, केंद्रक झिल्ली देखें आपका ये सेल होती है, ये कोशिका होती है, और कोशिका के अंदर आपका देखिए कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे आपका प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है इसे, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और कोशिका झिल्ली ये कोशिका है के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसके अंदर ही केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर भी एक द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। तो पूछ रहा है केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को से अलग किया जाता है तो किससे? ये कोशिका द्रव्य है, तो किससे अलग किया जाता है? कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखें, व्यापार का शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है। तो क्या होता है? प्रतिकूल, अनुकूल, अवांछित या गरीब। तो व्यापार का शेष वह होता है, व्यापार का अनुकूल शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुकूल। ठीक है, देखें के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था, और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। याद रखें, भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये रूस की देन है। जो पहली पंचवर्षीय योजना है उसमें आपका कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका इंडस्ट्री यानी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, याद रखिए आपसे क्या पूछ रहा है? मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था, सार्वजनिक क्षेत्र पर था अर्थात इंडस्ट्री की बात कर रहा है। तो कौन सी योजना थी? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना। और भारत में पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से चालू हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 1956 से 1961, तीसरी 1961 से 1966, और याद रखें 1966 से 1969 आपका क्या था? योजना अवकाश रहा है, योजना अवकाश रहा है। जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। एक बात और याद रखें, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो इन बातों को भी आप याद रखें।
देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य बनाए गए थे? अरविंद केजरीवाल, आजम खान, भगवंत मान या सिमरनजीत सिंह मान? तो कौन सा इसका राइट आंसर है? सिमरनजीत सिंह मान। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन यानी 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी आपका स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है और जो आपका युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जबकि आपका 12 अगस्त जो है, 12 अगस्त से विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में आयोजित किया गया। मुंबई, दिल्ली, देहरादून और लखनऊ, तो कहां पर आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी? तो याद रखिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो देखिए ये थे आपके। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए